चलिए अब डिस्कस करते हैं मनी वर्सेस करेंसी। इसके द्वारा आप समझ जाएंगे कि आखिर मनी क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले करेंसी देखते हैं। करेंसी इज द लीगल टेंडर ऑफ कंट्री इशूड बाय एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, दैट इज कॉइन्स, पेपर, नोट्स। ठीक है, तो करेंसी वो कुछ भी है, एक लीगल टेंडर होता है जो किसी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के द्वारा क्या किया जाता है, इशू किया जाता है। ये एप्रोप्रिएट अथॉरिटी क्या होता है, उस देश की सरकार होती है जो सेंट्रल बैंक को ये अथॉरिटी देती है कि वो क्या कर सके, वो अपने जो है एक लीगल टेंडर जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए आसानी से यूज करने वाला कोई भी साधन दे, तो उसे क्या कहते हैं, करेंसी कहते हैं। जैसे रुपया हुआ, कॉइन्स हुआ, ठीक है, पेपर नोट जो हुआ और कॉइन्स हुआ, इसे हम क्या कहते हैं, करेंसी कहते हैं। द सिस्टम और टाइप ऑफ मनी दैट अ पर्टिकुलर कंट्री यूज। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम या मनी का वो टाइप जो पर्टिकुलर एक सिस्टम यूज करता है उसे क्या कहते हैं, करेंसी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये करेंसी कौन इशू करता है, आरबीआई इशू करता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। आरबीआई जितने भी तरीके के नोट होते हैं, 1 रुपये को छोड़ के 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 2000 रुपये, ठीक है, ये सारे डिनोमिनेशन के नोट जो है आरबीआई इशू करता है, इसे हम क्या करते हैं, करेंसी कहते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो इसकी एक डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, वो क्या करती है, 1 रुपये के नोट को इशू करती है और कॉइन्स को इशू करती है। ठीक, जो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो नोट इशू होता है, इस पर फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन होता है, और जो 2 रुपीज़, 10 रुपीज़ ये और बाकी जो नोट हैं उस पर आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है। ठीक है, और जो कॉइन्स भी होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाता है। तो इसका मतलब जो भी कॉइन्स और ये नोट्स हैं, बैंक नोट हैं, इन सब को मिला के क्या कहते हैं, करेंसी कहते हैं। तो आप लोग करेंसी समझ गए होंगे। और मनी आप लोग क्या अभी समझे ही मनी क्या होता है, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं कि मनी क्या होता है। मान लीजिए एक ग्राम है जिसके पास 10,000 रुपये कड़कड़ाता नोट है, ठीक है, जो करेंसी है। ठीक, उसने क्या किया, वो 10,000 रुपये बैंक में जमा कर दिया। ठीक, तो अब वो करेंसी कहाँ पहुंच गया, बैंक में पहुंच गया 10,000 रुपये। बैंक से श्याम ने लोन लिया, बैंक ने क्या किया, कुछ परसेंट 10% मान लीजिए रिजर्व रख लिया। ठीक है, तो उस 10,000 रुपये में से 1,000 रुपये रिजर्व रख लिया और 9,000 रुपये की लेंडिंग कर दी, किसको, श्याम को। आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी बैंक लेंड करता है, रुपया किसी को लोन देता है, तो उसका एक अकाउंट खोलता है और उसमें पैसा ट्रांसफर करता है। रुपया करेंसी जो है उसी के पास रहता है, सिर्फ उसे एक परमिशन मिल जाता है कि आप इस 9,000 रुपये का यूज कर सकते हो। तो अब क्या है, करेंसी अभी भी बैंक के पास कितनी है, 10,000 रुपये। ठीक, लेकिन अब हमारे पास डिमांड डिपॉजिट, मतलब अब राम के पास ये अधिकार है कि वो 10,000 रुपये का यूज कर सकता है, 10,000 रुपये का बैंक ट्रांसफर कर सकता है, चेक से ट्रांसफर कर सकता है, चेक से पेमेंट कर सकता है, बैंक एटीएम से पेमेंट कर सकता है। तो इसका मतलब वो क्या है, उस राम के पास क्या है, डिमांड डिपॉजिट है, मतलब जब भी वो चाहे तो उस 10,000 रुपये का प्रयोग यूज कर सकता है अपनी डिमांड पे। और श्याम के पास क्या है, श्याम के पास भी 9,000 का डिमांड है। ठीक, लेकिन करेंसी इन दोनों के पास नहीं है। ठीक है, तो यहाँ और करेंसी किसके पास है, बैंक के पास है। तो करेंसी के माध्यम से जब करेंसी, प्राइमरी करेंसी डिपॉजिट हो जाती है बैंक में, तो बैंक उसके द्वारा क्या करता है, क्रेडिट क्रिएशन करता है, मतलब उसी रुपए को वो दूसरे को लोन देता है, कुछ रिजर्व अपने पास मेंटेन करने के बाद बाकी पैसे को क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, लेंड कर देता है, और फिर वो जब पैसा वापस आता है तो फिर से उसे लेंड कर देता है। ठीक है, इस तरीके से 5 गुना बढ़ा देता है वो अपनी प्राइमरी करेंसी को। इसलिए क्या कहते हैं, इसे बैंक क्या कर रहा है, क्रेडिट क्रिएशन कर रहा है। इसीलिए बैंक, सब कमर्शियल बैंक को भी क्या कहते हैं, सप्लायर में काउंट किया जाता है। अब बात आती है कि अब मुझे क्रेडिट क्रिएशन आप लोग को तो पढ़ाना है, लेकिन मैं इस चैप्टर में नहीं, बैंकिंग वाले टॉपिक में पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट चैप्टर में। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि बैंक क्या करता है, क्रेडिट क्रिएशन करता है, जो कि करेंसी उसी के पास है और डिमांड डिपॉजिट जो है बढ़ गया। तो डिमांड डिपॉजिट यहाँ देखिए 10 + 9,000 हो गया, 19,000 हो गया, लेकिन करेंसी अभी केवल कितनी की है, 10,000 का है। तो मनी में क्या आता है, मनी में करेंसी भी आता है और डिमांड डिपॉजिट भी आता है, लेकिन करेंसी में सिर्फ करेंसी आता है। लेकिन फिर भी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि सारा करेंसी मनी होता है और सारा मनी करेंसी नहीं होता है, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। क्योंकि कुछ करेंसी, जैसे आरबीआई ने जो इशू किया, तो पूरा करेंसी अगर उसने इकोनॉमी में सप्लाई नहीं किया, ठीक है, तो वो जो करेंसी जो आरबीआई के पास रखा हुआ है रिजर्व में, वो तो चूंकि आपके पास इकोनॉमी में आया है नहीं, जिसके द्वारा आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज का यूज ही नहीं कर रहे हो, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का यूज करके आप ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हो, तो वो मनी नहीं कहलाया जाएगा। उसी तरह सारा मनी जो है करेंसी
नहीं है, क्योंकि आपने देखा ये 9,000 भी जो है करेंसी मनी काउंट हो रहा है और ये 10,000 भी मनी काउंट हो रहा है, लेकिन ये दोनों ही करेंसी नहीं है। करेंसी किसके पास है? बैंक के पास है। ठीक है, तो इसी सिस्टम पे जो है बैंक काम करता है। अगर पूरा जो है ये रिजर्व रख के अपने पास, क्योंकि बैंकों को पता होता है कि जो भी राम है, जितने भी जो इसके पास डिपॉजिटर है, वो सारे एक साथ पैसा मांगने नहीं आएंगे, तो वो क्या करता है, उस पैसे को कुछ रिजर्व अपने पास रख के मेंटेन करके बाकी पैसा लेंड कर देता है, और इसी के माध्यम से वो क्या करता है, क्रेडिट क्रिएशन करता है। तो आप समझ गए होंगे मनी क्या होता है और करेंसी क्या होता है। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो देखिए मनी इंक्लूड, इसलिए मनी में क्या क्या इंक्लूड हुआ? करेंसी विथ पब्लिक, मतलब जो करेंसी है पब्लिक के पास, उस करेंसी में बैंक नोट्स और कॉइन दोनों आते हैं, और डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट आप समझ गए होंगे आप क्या, जैसे आप हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो चेक के माध्यम से, बैंक का क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी, और जो है आपका एटीएम के थ्रू जो भी हम ट्रांसफर करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। मनी डज नॉट इंक्लूड, लेकिन मनी क्या क्या इंक्लूड नहीं करेगा? तो ऐसा करेंसी जो आरबीआई के पास है, वही मेरा कहने का मतलब जो आरबीआई ने छापा तो है, इश्यू तो किया, पर उसे सप्लाई मतलब इकोनॉमी में ट्रांसफर नहीं किया। ऐसा मनी जो सेंट्रल बैंक के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, उसे मनी में इंक्लूड नहीं करते हैं। और कमर्शियल बैंक के पास जो रिजर्व पड़ा हुआ है, जिसका वो यूज नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो भी सप्लाई में, इकोनॉमी में जो है क्या, ट्रांजेक्शन के लिए यूज नहीं हो रहे हैं, जो भी कमर्शियल बैंक के पास रिजर्व पड़े हैं, तो ये मनी के अंदर नहीं आते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एवरी मनी इज नॉट करेंसी, इस सारे मनी जो है करेंसी नहीं है, और एवरी करेंसी इज नॉट मनी, और सभी तरीके की करेंसी भी मनी नहीं है। वी विल नॉट कंसिडर द करेंसी विथ सप्लायर्स मनी, हम जो है कंसीडर नहीं कर सकते हैं किसको, सप्लायर मनी को करेंसी। जो सप्लायर मनी, सप्लायर यहाँ पे आरबीआई सप्लायर होता है मनी का, सेंट्रल बैंक सप्लायर होता है, और कमर्शियल बैंक सप्लायर होता है। आरबीआई क्या होता है? बैंक नोट छापता है, सेंट्रल बैंक जो है 1 रुपए के नोट और कॉइन्स छापता है, और कमर्शियल बैंक जो है क्रेडिट क्रिएशन कहता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? सप्लायर कहते हैं, सप्लायर ऑफ मनी कहते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका सप्लाई ऑफ मनी है। क्या होता है सप्लाई ऑफ मनी? द टोटल अमाउंट ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक इन एन इकोनॉमी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है? टोटल अमाउंट ऑफ मनी, मतलब मनी का वो टोटल अमाउंट जो हेल्ड है किसके पास? पब्लिक इन एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी में पब्लिक के पास एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो पब्लिक के पास रुपया है, जो होल अमाउंट है, जो वैल्यू ऑफ मनी है, उसे क्या कहते हैं? सप्लाई ऑफ मनी कहते हैं। इट इज नोन एज सप्लाई ऑफ मनी। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? स्टॉक ऑफ मनी इन द होल इकोनॉमी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम भी कह सकते हैं। मतलब जो एक किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो मनी का पूरी इकोनॉमी में, होल इकोनॉमी में जो स्टॉक है मनी का, उसे क्या कहते हैं? सप्लाई ऑफ मनी कहते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल से समझ लीजिए, ए है, ए के पास 1,000 रुपये है, बी के पास 2,000 रुपये है, सी के पास 500 रुपये है, और डी के पास 1,500 रुपये है। तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे सप्लाई ऑफ मनी कितना हो जाएगा? टोटल हम ऐड कर देंगे 5,000 रुपये। ये हमारा क्या हुआ? सप्लाई ऑफ मनी हुआ। इट इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट, और ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? स्टॉक कॉन्सेप्ट है, और ये आप लोग को पढ़ना है। अब जो है इसके बाद का टॉपिक है आपका फॉर्म्स ऑफ मनी। तो फॉर्म्स ऑफ मनी में देख लेते हैं पहले क्या होता है फॉर्म्स ऑफ मनी। फॉर्म्स ऑफ मनी में फिएट मनी है और एक होता है फिड्यूशरी मनी। ठीक है, दो तरीके के मनी होते हैं, पहला फिएट मनी और दूसरा फिड्यूशरी मनी। फिएट मनी क्या होता है? देखिए, करेंसी विद पब्लिक इज फिएट मनी। जो पब्लिक के पास करेंसी होता है उसे ही फिएट मनी कहते हैं, या इसे लीगल टेंडर भी मनी कहते हैं, जो कि कंट्री के एप्रोप्रिएट अथॉरिटी द्वारा, लीगल टेंडर मनी कहते हैं, जो कि कंट्री के इस एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया है, जैसे बैंक नोट, कॉइन्स। ये क्या होता है? फिएट मनी होता है। और फिड्यूशरी मनी क्या होता है? फिड्यूशरी मनी देखिए क्या होता है? मनी विच इज बैक्ड बाय म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड पे, उसे क्या कहते हैं? फिड्यूशरी मनी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो डिमांड डिपॉजिट है उसे ही फिड्यूशरी मनी कहते हैं। मान लीजिए कि अगर मैं
किसी दुकान पे जाऊं और वहां से कुछ गुड्स खरीद लूं और उसके में एक्सचेंज में मैं क्या दूं, चेक काट के दूं, 10,000 रुपये का चेक काट के दूं, तो क्या वो पर्सन जो सेलर है वो डिनाई कर सकता है कि नहीं भैया मैं ये चेक नहीं लूंगा क्योंकि मैं आपको नहीं जानता हूँ। आप हो सकता है कि आप मुझसे सामान लेके खरीद के गए और ये चेक लेके मैं बैंक में जमा करूँ तो उसका पैसा मुझे ना मिले, ठीक है, बैंक जो है डिसऑनर हो जाए। तो इस जो चेक जो है कोई भी पर्सन लेने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है, उसे हम लीगली बाउंड नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा मनी जो कि म्यूचुअल ट्रस्ट पे के बिहाफ पे लिया जाता है पेयर एंड पे के बीच, उसे फिड्यूसरी मनी कहते हैं। तो जितने भी तरीके के जो है डिमांड डिपॉजिट है जो चेक के द्वारा हम जो पेमेंट करते हैं उसे ही फिड्यूसरी मनी कहा जाता है। लेकिन फिएट मनी जो है लीगली बाउंड होता है, इसे लेने से कोई डिनाई नहीं कर सकता। अगर कोई डिनाई करता है तो उसे जेल हो सकती है। ये एक हमारा लॉ है देश का कि अगर कोई भी करेंसी लो है लेने से मना करता है तो उसे जेल हो सकती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि कोई भी पर्सन, रुपया किसको नहीं पसंद है, रुपया आप जब जिसे भी दोगे तो आसानी से ले लेता है। अब फर्दर फिएट मनी को दो पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है। पहला है रिप्रेजेंटेटिव मनी और दूसरा है फुल बर्डेड मनी। तो देखिए फुल बर्डेड मनी क्या होता है, एनी यूनिट ऑफ मनी हुज फेस वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू आर इक्वल इज नोन एज फुल बर्डेड मनी। मतलब ऐसा मनी जिसका फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों ही बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, फुल बर्डेड मनी कहते हैं। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए पुराने जमाने पे जब हम सोने के सिक्के चलते थे और चांदी के सिक्के चलते थे, तो वो जो सोना होता था, जो चांदी होता था, उसकी जितनी भार होती थी, उसका जितना वैल्यू होता था, उस वैल्यू के बराबर ही उस पर मुद्रा नाप दिया जाता था। मान लीजिए अगर 100 रुपये के बराबर चांदी है तो 100 रुपये की चांदी को ढलाई करके 100 रुपये के सिक्के के बराबर बना दिया गया और उस पर 100 रुपये का मोहर और भारत सरकार मतलब उस राज्य सरकार का मोहर मार दिया जाता था। मतलब क्या कि जितना उस रुपए पे जो है दाम लिखा गया है 100 रुपया, उतना ही उसके अंदर चांदी की वैल्यू भी है। जितना ही सोने रुपए का पिघला के सोने का सिक्का बनाया गया है, तो जितने रुपए का सोना उसमें इन्वॉल्व है, लगा हुआ है, उतने रुपए ही उस पर लिखा भी हुआ है। इसका मतलब क्या, जो उसमें लगा हुआ वैल्यू है, जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, और जो उसकी फेस वैल्यू जो उस पर ऊपर लिखा हुआ है, वो दोनों ही क्या है, बराबर है। तो इस तरीके के मनी को फुल बर्डेड मनी कहते थे। वो पुराने जमाने में चलते थे जब सोने और चांदी के सिक्के चलते थे। लेकिन अब क्या है, रिप्रेजेंटेटिव मनी होता है। रिप्रेजेंटेटिव मनी क्या है, एनी यूनिट ऑफ मनी हुज फेस वैल्यू इज मोर देन इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव मनी। ऐसा यूनिट ऑफ मनी, ठीक है, जिसका फेस वैल्यू ज्यादा है किससे, इंट्रिंसिक वैल्यू से, उसे क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव मनी कहते हैं। जैसे आज का नोट, ठीक है, आज का नोट जो 500 रुपए का, उसकी फेस वैल्यू क्या है, 500 रुपए, लेकिन इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, क्या उसको हम फाड़ के अगर मेल्ट करके किसी को दें किसी को, तो वो कागज के रुपए किसी वैल्यू के बराबर है, किसी भी वैल्यू के बराबर नहीं। उस कागज के रुपए, कागज के बराबर में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो उसके ऊपर लिखा जो 500 रुपए है वो तभी जो है वैल्यूएबल है जब तक वो सेफ है, वो सही है। जब तक उस पर जो है क्यों उसे हम लेने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि उस पर भारत सरकार का लिखा रहता है कि हम ये 500 रुपये जो है देने का वादा करते हैं। जो भी इसका बेरर होगा उसे हम 500 रुपये देने का वादा करते हैं। अगर 500 रुपये का नोट है, 10 रुपये का नोट है तो 10 रुपये देने का वादा करते हैं, 10 रुपये के बराबर सोना चांदी देने का वादा करता है। तो इस तरीके से वो रिप्रेजेंट कर रहा है 500 रुपये के वैल्यू के बराबर, लेकिन उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू उतनी नहीं है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 1 रुपये के बराबर भी नहीं है। तो इस तरीके की वैल्यू को क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू मनी कहते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, फॉर्म ऑफ मनी में दो, एक फिएट मनी और एक फिड्यूसरी मनी। फिएट मनी को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, रिप्रेजेंटेटिव मनी और फुल बर्डेड मनी। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, सप्लायर ऑफ मनी। सप्लायर ऑफ मनी कौन कौन से होते हैं, आरबीआई होता है, सेंट्रल बैंक होता है और कॉमर्शियल बैंक होता है। आरबीआई क्यों सप्लायर है, क्योंकि आरबीआई जो है बैंक नोट इशू करता है, 2 रुपए से लेके पूरे 2000 रुपए तक के नोट्स यही इशू कर सकता है, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स को छोड़ के। तो इसलिए सप्लाई करता है इकोनॉमी में मनी की, इसलिए इसे सप्लायर करता है। सेंट्रल बैंक जो 1 रुपए का नोट इशू करती है और उसके साथ साथ ऑल कॉइन्स को इशू करती है, जितने भी डिनोमिनेशन के कॉइन्स होते हैं, तो इसे ये भी सप्लायर करते हैं। और कमर्शियल बैंक जो कि
बैंक नोट तो इशू नहीं करती है, न तो करेंसी इशू करती है, लेकिन उससे ज़्यादा काम करती है। क्योंकि जब भी बैंक में डिपॉजिट करोगे आप पैसा, तो वह क्या करती है, क्रेडिट क्रिएशन करती है। मतलब 1,000 रुपये को 5 जितने भी CRR के बेसिस पे बढ़ा सकती है, 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना कर देती है। तो क्रेडिट क्रिएशन मतलब डिमांड डिपॉजिट वो बढ़ा दी, इसलिए इसे कमर्शियल बैंक को भी सप्लायर कहते हैं, सप्लायर ऑफ मनी कहते हैं। अब आइए, जैसे अब हम हर एक गुड्स को अब मेजर करते हैं, जैसे तेल को नापने के लिए हम लीटर का प्रयोग करते हैं, दूध को नापने के लिए लीटर का प्रयोग करते हैं, कपड़े को नापने के लिए मीटर का प्रयोग करते हैं। उसी तरह जो है हम जो है मनी की जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी के आधार पर उसे मेजर करने के लिए जो है RBI ने कुछ फॉर्मूले विकसित किए हैं, M1, M2, M3, M4, उसकी डिग्री ऑफ लिक्विडिटी को मेजर करने के लिए। तो उसे हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट ऑफ मनी कहते हैं। मेजरमेंट ऑफ मनी में सबसे पहला पॉइंट है M1। ठीक है, M1 देखिए क्या होता है, इट इज नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट, ये सबसे नैरो कॉन्सेप्ट है। ऑल्सो नोन एज ट्रांजेक्शन मनी। ठीक है, M1 को ट्रांजेक्शन मनी भी कहा जाता है। एंड इट इज द फर्स्ट एंड बेसिक मेजर ऑफ मनी सप्लाई, और ये सबसे पहला और बेसिक मेजर है किसका, मनी सप्लाई का। मनी सप्लाई को मेजर करने का सबसे पहला तरीका है, मेथड है, मेजरमेंट है। क्या क्या आता है M1 में, M1 इक्वल टू करेंसी विथ पब्लिक। M1 में वो इंक्लूड होता है जो पब्लिक के पास करेंसी है, मतलब जो हमारे पास, आपके पास, बिजनेस फर्म के पास, जो भी इंडिविजुअल के पास जो है करेंसी है, जो ट्रेडिंग करते हैं, जो डेली बिजनेस, डे टू डे लाइफ का बिजनेस करते हैं, उस करेंसी के रूप में, बैंक के नोट्स के रूप में, और जो है पेपर क्वाइन के रूप में, तो उसे करेंसी विथ पब्लिक कहा जाता है। डिमांड डिपॉजिट विथ कॉमर्शियल बैंक। डिमांड डिपॉजिट जो है कमर्शियल बैंक के पास जो हमारा है होता है, जैसे कमर्शियल बैंक के पास हमारा 10,000 रुपये जमा है, तो करेंसी तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास वो 10,000 रुपये का डिमांड डिपॉजिट है, हम चेक के द्वारा उसका ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, तो उसे काउंट किया जाता है M1 में, करेंसी विथ पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक। और उसके साथ साथ अदर डिपॉजिट ऑफ RBI विथ RBI को काउंट किया जाता है। अब अदर डिपॉजिट विथ RBI क्या है, शेयर ऑफ अदर डिपॉजिट विथ RBI इन टोटल M1 इज लेस देन 1%। पहले तो ये नोट देख लीजिए कि जो शेयर होता है अदर डिपॉजिट ऑफ विथ RBI का, वो पूरी इकोनॉमी में जो M1 है उसमें सिर्फ 1% से भी कम होता है। लेकिन फिर भी क्या होता है, ये पहले डिस्कस कर लेते हैं। इट इंक्लूड डिपॉजिट विथ RBI ऑफ फॉरेन बैंक, फॉरेन गवर्नमेंट, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक, IMF, ये सब। ठीक है, मतलब जैसे हम जो है कमर्शियल बैंक के पास अपना रुपया जमा करते हैं, उसी तरह फॉरेन के बैंक्स, फॉरेन गवर्नमेंट, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे LIC हो गया, ये सब हो गया, LIC हो गया, UTI हो गया, और वर्ल्ड बैंक, IMF, AGM, ये सब, एग्रीगेट डेवलपमेंट बैंक, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB सॉरी। तो ये सब भी बैंक्स क्या करते हैं, और कमर्शियल बैंक हमारे RBI के पास कुछ डिपॉजिट रखते हैं, जमा करते हैं, हमारे रुपए को जमा करते हैं कि उन इस बेसिस पे कि उन्हें जब जरूरत पड़ेगा तो वो ले लेंगे। तो इस तरीके के जो RBI के पास जो डिपॉजिट होता है उसे भी डिमांड डिपॉजिट की तरह ही ट्रीट किया जाता है, तो इसे भी हम क्या करेंगे, M1 में काउंट करते हैं। तो M1 में क्या क्या हो गया, करेंसी विथ पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक एंड अदर डिपॉजिट विथ RBI। जो करेंसी विथ पब्लिक है इसमें क्या क्या नहीं आएगा, इट डज नॉट इंक्लूड करेंसी विथ RBI। जो RBI के पास करेंसी है, मतलब उसने छापा तो है, इशू तो किया, छाप तो दिया है, लेकिन उसे सर्कुलेशन में मनी सब इकोनॉमी में सर्कुलेट नहीं किया है, तो उस करेंसी को हम नहीं इंक्लूड करेंगे मनी के अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो रुपया है, उसी तरह उसने इशू तो किया है, मतलब छाप तो दिया है, लेकिन उसे सर्कुलेशन में नहीं ट्रांसफर किया है। और कमर्शियल के बैंक के पास जो रिजर्व होते हैं उसे भी जो है मनी में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इस तरीके से M1 हो गया। अब M2, M3, M4 क्या होता है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। वैसे भी आपके लिए इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, आपके सिलेबस में M2, M3, M4 नहीं है, फिर भी हम डिस्कस कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ाएंगे आप लोगों को बैंकिंग, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तब तक के लिए गुड बाय।